बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम चैनल स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में उमूमन सुना जाता है कि 4 मौसम होते हैं, लेकिन हमने कभी कभी पाकिस्तान में 5वें मौसम को भी बहुत खूब मनाया है। 4 मौसम तो सब जानते हैं, गर्मी सर्दी ख़ज़ां बहार, लेकिन 5वां मौसम होता है क्रिकेट का मौसम। और ये वो मौसम होता है जो सारा साल जारी रहता है। गली मोहल्लों में, गली कूचों में पहले क्रिकेट हुआ करती थी, लोग स्टेडियम में जाया करते थे, रात रात भर बैठ के टीवी पर देखा करते थे, रेडियो पर सुना करते थे। लेकिन अब क्रिकेट बहुत आसान हो गई है देखना, क्रिकेट तक पहुंचना। आप जब चाहें चैनल बदलें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्रिकेट की न सिर्फ खबर आ रही होगी, बल्कि आप लाइव ट्रांसमिशंस भी देख सकते हैं। क्रिकेट तो हो ही रहा होगा, क्रिकेट के अलावा भी बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे होंगे। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट लविंग नेशन है, वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि क्रिकेट के हवाले से जो कुछ भी खबर उनको मिले उसे ना सिर्फ कबूल करें, उसको देखें, उसके क्रिकेटर्स को जानें, उसमें जितनी मैचेस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ सीरीज़ हो रही हैं उसको फॉलो करें। इसीलिए पाकिस्तान में अल्लाह ने जो क्रिकेटर्स को इज़्ज़त दी है, शायद वो इतनी इज़्ज़त उन अदाकारों को और उन फिल्मी सितारों को या और दूसरे शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को शायद इतनी इज़्ज़त नहीं मिली जितनी क्रिकेटर्स को मिली है। इनको सर आँखों पर बिठाया जाता है, इनसे इज़्ज़त भी की जाती है, लेकिन हारने के वक्त इनसे गिला भी होता है, इनसे शिकायत भी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिकायत बड़े ढंग से होती हैं, कोई ऐसे ख़ास अंदाज में नहीं होती जैसे मुख्तलिफ़ ममालिक में हमने देखा है। आज हमने इस सब गुफ्तगू इसलिए छेड़ी, ये सब बात इसलिए की कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तान की एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट में न सिर्फ अपना नाम पैदा किया, बल्कि पाकिस्तान को और दुनिया क्रिकेट को कुछ नई चीज़ें, जिसको रिवर्स स्विंग कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराई। जब वो बॉलिंग करते थे, जिस वक्त क्रिकेट में जिन मैदानों में धूम मचा करती थी, तो सारी दुनिया में पाकिस्तान का डंका यही शख्स बजाया करता था। जब इन्होंने बॉलिंग शुरू की और बॉलिंग के बाद उसकी बैटिंग भी आती थी, सब कुछ आता था, और फिर उस वक्त जिस वक्त ये बॉलिंग करा रहे होते थे, उस वक्त जो बैट्समैन इनको फेस कर रहा होता था वो डरता था कि पता नहीं ये बॉल, अगली बॉल किस तरह की आएगी। बहुत ही मशहूर मानी जानी शख्सियत, हर लिहाज से क्रिकेट को छोड़े हुए भी लगभग कोई 30-35 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद आज भी ख़बरों में हर जगह नज़र आते हैं। मेरे और आपके बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले, जिन्होंने क्रिकेट को एक दवाम बख्शा, एक नई सोच बख्शी, एक नई फ़िक्र बख्शी, एक जारहाना तर्ज़ जोधा इख्तियार किया उन्होंने। आज के मेरे मेहमान बहुत ही मोहतरम जनाब सरफराज नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखने वालों और सुनने वालों को भी आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मोहब्बत आपकी, आपने हमारी दावत को कबूल किया, आप इस महफ़िल में शरीक हुए, इस्लाम चैनल उर्दू के इस प्रोग्राम में आए। सर, बात करेंगे, कुछ हम पीछे चलते हैं। हमने हमेशा सुना है कि क्रिकेट बाय चांस, क्रिकेट जो है वो चांस का खेल होता है। तो हमने ये देखा, आपके बारे में देखा कि आप भी बाय चांस क्रिकेट में आए थे। आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की ग्राउंड में आपकी तामीराती काम जारी थे और आप वहाँ के इंचार्ज थे, आप वहाँ देख रहे थे, सारा काम आपके कंट्रोल में था कि फिर 65 की जंग छिड़ जाती है और वहाँ काम रुक जाता है। और उस काम जंग होने से और काम रुकने से जो पाकिस्तान को जो एक कीमती हीरा मिला वो सरफराज नवाज़ था। तो क्या ऐसा ही कुछ था? जी बिल्कुल। वो 65 की जब वॉर हुई है तो वालिद साहब ने पहले तो मुझे कहा पढ़े, इंजीनियर बने, हम्म। इस तरह की चीजें। मेरे दादा साहब आए, मैं कहीं मैं नहीं अब पढ़ सकता, मुझे आप ये वालिद साहब के साथ ही मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करना है। हम्म। तो उन्होंने फिर मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज कंपाउंड वॉल जो है हम्म। सेक्रेटेरिएट के सामने, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट ले दिया। तो फिर वॉर शुरू हुई 65, तो तमाम काम बंद हो गए, फंड सीज हो गए। तो उसके बाद फिर वहीं से मैंने ऐसे हल्की फुल्की क्रिकेट शुरू की। हम्म। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रायल हो रहे थे दाखिले के, तो वहाँ मैंने ट्रायल दिया। तो फिर एफए में मैंने दाखिला ले लिया। तो वहां से फिर अल्लाह की मेहरबानी चल हम्म। सो चल हुआ है, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और माशाल्लाह। एवरी डे वॉज अ डिफरेंट डे, हम्म। और प्रोग्रेसिव डे था। हम्म। और अल्लाह की मेहरबानी से फिर एक दिन ऐसा आया कि टेस्ट मैच मैंने खेला, और उसके बाद फिर इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर आ गई। हम्म। इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट मैच था। तो हम्म। फिर 69 में
मैं नॉर्थहैम्पटनशायर काउंटी खेलने इंग्लैंड आया, तो बस वहां से फिर ये मामले चलते जी। रहे जी। अच्छा सर, इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी, नोट की। आपने पहला गालिबन आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ 1965 के बाद 1967 में गालिबन आया, लेकिन फिर आप 2-3 साल बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल सके। उसकी कोई ख़ास वजह थी? कोई आपको चांस नहीं मिला था या क्या हुआ था, ऐसी कोई चीज़? नहीं, ऐसा हुआ कि 71 में जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड आई है तो मैं टीम के साथ था। हुँ। उस वक्त मुझे बैक पेन हो गई, अच्छा। तो बैक पेन हुई तो आई वाज आल्सो प्लेइंग काउंटी क्रिकेट। हुँ, तो वहां फिर मुझे डॉक्टरों ने देखा सारा, हुँ, तो उसके बाद फिर आई कुडंट प्ले बिकॉज ऑफ द बैक इंजरी। हुँ। तो उसके बाद फिर मैं 2 साल डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप लाइव क्रिकेट खेलें। फिर अच्छा। मैं नेल्सन की तरफ से 72-73 में खेला हुँ। अपना लीग क्रिकेट, अच्छा। लैंकाशायर लीग थी। वहां से फिर मैं एक आधा मैच नॉर्थहैम्पटन काउंटी से सेकंड 11 का भी खेलने आता था। हुँ। तो उसके बाद फिर 73 के आखिर में मेरी कमर ठीक हो गई। उसके बाद फिर 72-3 में मैं पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गया, हुँ। और फिर काउंटी में दोबारा मुझे 74 में कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो फिर वो दोबारा इंजरी की वजह से मैं 2 साल नहीं 2 खेल साल नहीं सका खेले आप। जी। उसके। जी जी। अच्छा। सर, अच्छा, हमने देखा शुरू में आप आए क्रिकेट उस वक्त, आज भी कहा जाता है जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, बहुत इसे खेला जाता है, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि सरफराज नवाज वो साहब पहले साहब थे जिन्होंने क्रिकेट में जारहाना अंदाज इख्तियार किया। बॉलर्स पहले बड़े मासूमियत से बॉलें कराया करते थे, लेकिन सरफराज नवाज ने आकर उनको तड़ियाँ भी लगाई और मैं बॉल से सर फाड़ दूंगा और इस तरह होता था। ये सब ऐसा ऐसा क्या हुआ? जारहाना अंदाज आपने इंट्रोड्यूस कराया, ये कहा जाता है सर। देखें, जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हम्म। तो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर थे वो बड़े जारहाना थे, और हम्म। ग्राउंड के अंदर फिर ऐसी जुबान भी बोलते थे कि फिर उनका जवाब देना पड़ता था। एक हम्म। दफा ये भी हुआ कि मियां दाद और डेनिस लिली का लड़ाई भी हो जी गई, जी जी। और उसके बाद फिर डेनिस लिली को फाइन वगैरह भी हुआ। हम्म। और ऑस्ट्रेलिया की तमाम अपना क्राउड ने जो फोन के ऊपर बातें करते थे, वो उन्होंने लिली को कंडेम किया हम्म। और मियां दाद को अप्रिशिएट किया कि ये इस तरह की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो वहां से फिर एक नया कॉन्सेप्ट बना हम्म। कि अग्रेसिव होके क्रिकेट खेल लो। हम्म। उससे एक तो टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, हम्म। उसके बाद फिर आपका वो पंजाबी में कहते हैं जिगरा बढ़ जाता है, हम्म। तो हिम्मत ज्यादा हो जाती है, और आप फिर दूसरी टीम को समझते हैं कि वो इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। हम्म। तो ये सारी चीजें फिर ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी, जी। देन डेवलप इनटू पाकिस्तान टीम में। हम्म। तो ये इस तरह ये सर, सारा वो मामला बढ़ा है। 1975 का जो एक वाकया मुझे याद आ रहा है, आप उसकी तफसील ज़रूर बताएंगे कि जब आप वो जेफरी थॉमसन की बाउंसर आपको लगी, तो आपने कहा कि वो मुकामी कब्रिस्तान में एक कब्र और बनने वाली है, और उसके बाद आपने अगली इनिंग में उनको आउट भी किया। तो ये सब मकाल में चला करते थे, इस तरह गुफ्तगू मतलब ग्राउंड में होती थी? बाजी ग्राउंड के अंदर तो ये चीजें चलती थी ना, क्योंकि उसने बाउंस किए, फिर मैंने कहा कोई नहीं, लेट मी, आई वाज वेटिंग एट दैट टाइम। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने एक, क्योंकि थॉमसन की स्पीड तो जी। मेरे से बहुत ज्यादा थी, हाँ। तो मैंने एक बड़ा नो बॉल करके हाँ। स्पीड मैच करने की कोशिश की। हम्म। तो गेंद उसको ऐसे लगा गुलाब के ऊपर, हम्म। और गली के अंदर कैच चला गया, नो हम्म। बॉल था। हम्म। तो उसके बाद फिर एक और बाउंस किया, हम्म। तो इसी तरह फिर वो एज पे लाके तो गया कैच। तो मैंने कहा डोंट कैच हिम येट, ही इज स्टिल अलाइव। हाँ। In the morning, I've spoken to funeral director. I want to have a vacant grave in Northampton. तो इसको मैं ग्रेव में भेजूंगा। वाह। तो ये फिर आपस में ये उसने नोक भी झोंक जवाब चलती दिए। रहती थी। हाँ, ये नोक झोंक। अच्छा, वो जिस तरह के आपका जो तारीखी वाकया था जिसमें आपने 7 रन देके 9 विकेटें ली थी, और उसी सीरीज़ में आपने 11 विकेटें भी ली थी, उसके बारे में भी कुछ खबरें यही है कि आप बॉलिंग करा रहे थे, जावेद मिराद को सिली मिडॉन पे खड़ा कर दिया था, और वो कहे जा रहे थे कि आज जो है वो सर तोड़ देगा ये बॉलर तुम्हारा और ये कर देगा, और वो उस पर शिकायत भी हुई थी। कुछ ये वाकयात भी सामने आए थे। आज जावेद मियांदाद वो
प्लेयरों को इरिटेट करता था। हाँ। और हमेशा ये नॉर्थहैम्पटन नहीं, और जब वहाँ ये ग्लैमोर्गन खेलता रहा है, ससेक्स खेलता रहा है, वहाँ जब प्लेयरों से हमारे मैच होते थे दूसरी टीमों के खिलाफ जब खेलते थे, तो वो हमें नॉर्थहैम्पटन में जब मैं खेलता था तो वो कहते थे मियां दाद के मुतालिक ये बड़ा इरिटेट करता है, बातें करता रहता है और हमें परेशान करता है। तो गाने वहां भी तो गाते ये रहते हुआ थे ना बीच कि में। वहां ये हुआ कि हॉग जो था वो वो ऑन की तरफ उसने खेला गेंद, हाँ। और गेंद मियांदाद के पास गया, तो वो टैप करने गया पिच को थोड़ा सा के, तो ऊंचा गेंद हुआ घास वगैरह जो भी, तो मियांदाद ने उसको आउट कर दिया, अच्छा। रन आउट। तो अच्छा। अंपायर ने आउट दे दिया। हाँ। तो वहां एक इशू बन गया कि उसने कहा मैं तो रन ले नहीं रहा था, मैं हाँ। तो पिच को टैप कर रहा था। तो बहरहाल अंपायर ने आउट दे दिया। तो अब हॉक जा रहा है अपना पवेलियन की तरफ। तो मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन था और आसिफ इकबाल वाइस कैप्टन थे। तो दोनों ने कहा कि इसको वापस बुलाना चाहिए। तो वो भागे भागे गए, हॉक को वापस लेके आए। जब वो वापस आया तो उसके बाद अंपायर ने कहा कि नहीं, वंस आई गिवन हिम आउट ही हैज टू गो आउट। तो उसके बाद वो ऐसे विकेटों को बल्ला मार के ये करके, तो फिर मियांदाद ने भी उसको सुनाई। हाँ। तो ही वेंट बैक, तो हाँ। वो रन आउट करार दे दिया गया। तो ये इस तरह के वाकयात सर भी लेकिन होते रहे। एक जी और वाकया था जो साहिवाल में हुआ था, जो वाहिद मेरा ख्याल है वनडे वहाँ हुआ, उसके बाद कभी वनडे हुआ ही नहीं। वो भी एक बड़ा जी तारीखी जी वाकया जी। था। वो तो इंडिया की टीम ने फतह पाकिस्तान के नाम कर दी क्योंकि आप बाउंसर मार रहे थे वहां पे। आज ही वो ऐसे हुआ, इमरान और मैं हम्म। आखिर में दोनों बॉलिंग कर रहे थे, तो विश्वनाथ वॉज बैटिंग इंडिया के साथ, हम्म। बिशन बेदी वॉज कैप्टन। हम्म। तो ये हुआ कि उस वक्त तो कोई रूल नहीं था, मैं शॉर्ट पिच गेंद करके, तो अब वो कोई मेरे ख्याल 5 सवा 5 फुट का था हम्म। अपना विश्वनाथ। तो हम्म। उसके सर के ऊपर से गेंद चला जाता। हम्म। अब वो कहे कि मैं अब करूं क्या, हम्म। तो काफी ऊंचे गेंद जाता रहा, ही कुडंट डू एनीथिंग। तो हमने वो मैच बचाना था, अदरवाइज वो इंडिया की फेवर में जा रहा था। हम्म। तो रूल कोई ऐसा नहीं था कि बाउंस को आप वाइट बॉल करार देंगे, जी नो रूल्स बॉल नहीं थे करार वहाँ। देंगे। तो उसके बाद फिर बिशन बेदी ने हम्म। टीम वार बुला ली। तो उसके बाद फिर हमें मैच अवार्ड कर दिया गया। हाँ। तो वी वन द मैच। उसके बाद बिशन बेदी को कप्तानी से हटा दिया इंडियन बोर्ड ने कि जी। ये इसने क्यों किया। और मेरा ख्याल है गवास्कर की ये चाल थी कि इस तरह मामला किया जाए। जी जी जी। सर अच्छा, बात करते हैं रिवर्स स्विंग। ये बिल्कुल नई टर्म थी। इससे पहले क्रिकेट में सीधी सीधे लोग बॉल कराते थे, फास्ट बॉल कराते थे, बाउंसर कराते थे, मतलब जिस्म को लग जाती थी। लेकिन ये रिवर्स स्विंग ये कहाँ से आई? कुदरती सलाहियत ये जो थी, ये कैसे हुई, कहाँ से हुई ये? देखें, पाकिस्तान में तो अपना पुराना गेंद जब हो जाता था तो उसके बाद तो फिर स्पिनर ही थे, हम्म। स्पिनर ही लगे रहते थे। फास्ट बॉलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि पुराने गेंद से करें। हम्म। तो मेरा गेंद जो पुराना इन कट होता था, अच्छा। तो एक दिन मैंने उसको एक तरफ से शाइन किया, हम्म। शाइन करके मैंने कहा कि इन कट से ज्यादा हो, हम्म। तो वो स्विंग सा हुआ। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने उसको डेवलप किया हम्म। 65 66 में। तो वो एक तरफ से शाइन करके फिर मैंने हम्म। केप्ट इट सीक्रेट फॉर सम टाइम। हम्म। तो उसके बाद ये फिर ऐसा ऐसा प्लेयरों को बताना शुरू किया मैंने। फिर इमरान खान ने मेरे पास आया इन वेस्ट इंडीज, हम्म। वेस्ट इंडीज पे स्विंग हो रही थी मेरी, हम्म। और मैं फिर वो दोनों तरफ से गेंद को शाइन करके वो फेंक देता था हम्म। ताकि दूसरे प्लेयर को ना पता चले, हम्म। क्योंकि ये तो फ्रेंडली मैच थे। हम्म। तो फिर इमरान ने मुझे कहा कि सफा साहब आपका गेंद तो स्विंग होता है, हम्म। मेरा स्विंग नहीं होता, और छक्के पे छक्का लग रहा है। हम्म। और गेंद देखें, वहाँ टीम की छतें थी ना हम्म। जो पेविलियन के ऊपर थी, हम्म। तो ग्राउंड के ऊपर, तो टांग करके आवाज आए इमरान को जब छक्का लगे। हम्म। तो ये फिर मेरे पास आया कि मुझे बताएं कि मैं भी स्विंग करूं। और मैं कहा यार इस वक्त तो ग्राउंड के अंदर अब मैं क्या बताऊं,
मैं तुम्हें बताऊंगा कल या परसों, नेट के अंदर आना, वहां बकायदा हर चीज समझाऊंगा भी। ये इस तरह ग्राउंड के अंदर क्विकली सही बात है, आप हाँ, नहीं ऐसे नहीं सिखाया जा फॉलो सकता। करेंगे। तो फिर मैंने इसको नेट्स के अंदर एक दो दिन लगा के रिवर्स स्विंग बताई कि ऐसे गेंद करना है, ऐसे गेंद को शाइन करना है, क्योंकि शाइन करना भी बड़ा तरकीब है जी कि बिल्कुल, दोनों ऐसे नहीं तरफ होगी, से सही शाइन बात ना है। करें। और फिर तमाम प्लेयरों को मना करना पड़ता है कि जी आप गेंद पकड़ के बॉलर को देंगे, आप खुद शाइन ना करें, क्योंकि वो जो फील्डर हैं वो देखते नहीं है, वो गेंद को पकड़ा और शाइन शुरू कर दी, दे नेवर न्यू के किस तरफ से करना है। सही। तो ये फिर बड़ी तरकीब से हमने किया, और उसके बाद फिर सर इमरान आपने खान ये ने, वसीम वसीम अकरम अकरम, और वकार यूनुस तक भी ये चीज़ पहुंचाई और उन्होंने फिर कमाल कर दिया, यानी कि इजाद आपकी थी, आप उनके उस्ताद भी रहे, इजाद आपने मेरी सिखाया थी, उनको। लेकिन इमरान खान ने उन तक पहुंचाई ये चीजें अच्छा, कि ऐसे करना है। तो मैंने तो इमरान को सिखाया। मतलब आपने इमरान को दिया, इमरान खान को दिया, उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, और फिर अगली नस्ल तक अब माशाल्लाह पहुंच रही है मुतवातिर। तो इजाद जिसकी होती है सेहरा तो उसी के सर जाता है। नहीं, लेकिन अब देखें, अब एक मुश्किल पड़ गई है पाकिस्तान के बॉलर्स को। अब उसके बाद ये हुआ कि दो गेंद इस्तेमाल करने शुरू हो गए कि 50 ओवर्स का मैच जो था, दो गेंद 25-25 ओवर के। और उसके बाद अब जो अंपायर हैं वो गेंद को चेक करते हैं, एवरी ओवर तो अंपायर के पास गेंद चला जाता है, सही। तो वो देखते हैं कि कुछ इसको किया तो नहीं किसी ने। वरना तो ये होता था कि कोई पाकिस्तान सम ऑफ द प्लेयर वो गेंद को अपना गॉज करते थे, स्क्रैच करते थे, ताकि गेंद जल्दी से पुराना हो, और एक तरफ से शाइन खत्म कर देते थे। तो अब ये चीजें मुश्किल हो गई हैं, इसलिए पाकिस्तान के जो बॉलर आपने देखा है टुवर्ड्स द एंड, इनको बड़ी मार पड़ती है, हर 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 बॉलर को मार पड़ती है हाँ, ये तो बिल्कुल टुवर्ड्स द आजकल तो एंड। बॉलर्स का खेल रहा ही नहीं, लग रहा है बैट्समैन का खेल हो गया है, वही मारे जा रहे हैं। बॉल तो बॉलर के तो हर बात पे एक शक है कि आप बॉल एक बाउंस कराएंगे तो दूसरी बाउंस नहीं करा सकते। आप होते तो आप कैसा एंजॉय करते, कितना एंजॉय करते अगर आपको ये सब माहौल मिला होता तो? पता नहीं, देखे हमने वैसे ऐसे माहौल में की तो है बॉलिंग, लेकिन अब इंग्लैंड देख लें, इंग्लैंड में जल्दी गेंद पुराना ही नहीं होता, और सर्टन ग्राउंड ऐसे हैं, न्यूजीलैंड देख लें, न्यूजीलैंड में भी काफी ग्रासी पिच होती, और आउटफील्ड भी ग्रासी है, तो पहले दिन तो गेंद इतनी जल्दी पुराना नहीं होता, और T20 में तो बिल्कुल ही नहीं होता। पुराना ही नहीं होता, और बिल्कुल नहीं होता। T20 तो हमने नहीं खेला, हमने तो ओडीआई खेला है अपना 50 ओवर्स मैच। उसमें टुवर्ड्स द एंड जाके जब एक ही गेंद इस्तेमाल होता था, तो टुवर्ड्स द एंड गेंद थोड़ा शाइन पुरानी हो जाती थी रिवर्स स्विंग के लिए, तो वो फिर थोड़ा कामयाब होता था। लेकिन अब तो ये देखें कि प्लेयरों को मुश्किल पड़ जाती है कि गेंद पुराना हुआ नहीं T20 में, तो अब करें क्या। तो अब पाकिस्तान के मैं काफी लोगों को ये समझाता हूँ कि नया गेंद, सेमी न्यू गेंद, उसको अपना बॉलिंग करने की अच्छी तरकीब से देखें। अब पुराने गेंद का कॉन्सेप्ट छोड़ दें, ये खत्म हो गया। तो अब दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि स्पिनर का भी मामला खत्म हो गया। अच्छा? जब से गेंद टेस्ट मैचेस में गेंद पुराना हो जाता है, तो फास्ट बॉलर ज्यादा विकेटें लेती हैं स्पिनर से। आपने देखा होगा कि वहां भी तो स्पिनर बॉल का चेंज इतना, कर देते हैं ना, 35-40 ओवर्स के बाद बॉल चेंज कर देते हैं, तो फिर एक नई बॉल मिल जाती है। नहीं वो तो 90, वो तो 80 ओवर्स के बाद करते हैं ना। 80 ओवर्स के बाद, जी। तो उससे पहले जो देखें, पहले तो ये होता था, दो तेज बॉलर आए हैं, उन्होंने 5-5, 4-4 ओवर किए हैं, और 10 ओवर के बाद फिर स्पिनर आ गए हैं, और स्पिनर ही लगे रहते थे सारा दिन, और क्योंकि रिवर्स स्विंग होती नहीं थी ना, उनको पता था। तो इंडिया में तो ये था कि नया गेंद को जमीन पे रगड़ के तो शुरू में स्पिनर बॉलिंग शुरू कर देते थे। तो अब तो देखें सारा फास्ट बॉलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वो भी फास्ट बॉलर, इंग्लैंड देख लें, पाकिस्तान जी देख बिल्कुल लें। बिल्कुल, आपने सही कहा, आजकल तो यही रिवाज चल रहा है। सर बिल्कुल, मैं ब्रेक पे जाने वाला हूं, तो मैं चाह रहा हूं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम थी, मुश्ताक मोहम्मद साहब भी थे,
जावेद मिर्ज़ाद भी थे, इमरान खान थे, वसीम बारी थे, बहुत बड़ी टीम थी, आसिफ इकबाल थे। आपका सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्ती यारी किसके साथ रही, किसके साथ बनी रही, किसके साथ एक एडजस्टमेंट होती थी, मज़ा आता था खेलने में? देखें, मैं तो एज ए कैप्टन जो है वो तो मैं कहूँगा कि मुश्ताक मोहम्मद वाज द बेस्ट कैप्टन, क्योंकि कई कप्तानों के मैं अंडर खेला हूँ। तो वो उसको मैं इसलिए कि वो बड़ा अपना प्लेयरों के साथ ग्राउंड के अंदर ही मैचेस के दौरान, फील्डिंग के दौरान ही यूज्ड टू डिस्कस विद द प्लेयर। बॉलर को पूछता था फील्डिंग प्लेस करनी है, चेंज करना है, एंड तुम्हारा ठीक है, दूसरे एंड से तो नहीं आना। तो वो इन टच रहता था हर एक से। तो ये मैं कहूँगा कि कप्तान की बड़ी क्वालिटी है कि वो ड्यूरिंग द मैच प्लेयरों से इन टच रहे, हर चीज से पूछता रहे ये चीजें। मुश्ताक तो मैं मोहम्मद वो साहब। कहूँगा। उसके अलावा जो मेरी अपना इमरान से काफी दोस्ती होती थी पहले, तो मैच के बाद फिर दोस्त थे, वो कमरे में मेरे में खाना ले आते थे। तो इमरान भी आ जाता था और 5-6 प्लेयर भी होते थे, तो गपशप भी लगानी, मैच के ऊपर डिस्कस भी करना। तो इस तरह ये मामले चलते रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। जाहिर है दोस्तों, हम जिस टीम का तस्करा कर रहे हैं, जिस फ़र्द से इस वक्त बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक माया नाज शख्सियत हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गिरा कदर नुमाया खदमात अंजाम दी हैं। उनकी टीम भी ज़ाहिर है एक एक मोती, एक एक नगीने की हैसियत से उस टीम में जुड़े हुए थे, जड़े हुए थे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारे साथ सरफराज नवाज़ साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारे दरमियान आज पाकिस्तान की माया नाज शख्सियत सरफराज नवाज़ साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, तारीख़ के मुख्तलिफ़ झरोकों से मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, आपने क्रिकेट अर्ली छोड़ दी 1984 में। उस वक्त आपकी बहुत क्रिकेट शायद बाकी थी, लेकिन आपने छोड़ दी। उसके बाद अमूमन लोग जाते हैं कमेंट्री की तरफ, जाते हैं अमूमन लोग जाते हैं फ़िल्मी अदाकार बनने की तरफ, अमूमन कहीं और जाते। तो उस वक्त का ट्रेंड तो ये था, लेकिन आप सियासत में आ गए, ऐसा क्या हुआ? देखें, मैं सियासत में तो इसलिए आया हूँ कि व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, उस वक्त मैंने देखा कि प्लेयरों से बड़ी ज्यादती होती थी, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग दी मैचेस कई गरीब लोग आते थे कि जी हमें ये काम करा दें, ये करा दें, नौकरी दिलवा दें। तो मैं उस वक्त फिर ग्राउंड के अंदर कमिश्नर से लेके काफी सीनियर फौजी ऑफिशियल भी होते थे, तो उनसे दरखास्त करके लोगों के काम करवाता था। अच्छा। एक तो ये था। दूसरा, जो नाइंसाफियां होती थी प्लेयरों से कि अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद प्लेयरों को ना खिलाना, ये और बोर्ड की हठधर्मी जो थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं इलेक्शन लड़के, इलेक्शन में तो अल्लाह की मेहरबानी से जीता हूँ, तो जीत के तो फिर अपना ये सारा सिस्टम ठीक करूं। आप पंजाब लेकिन क्रिकेट मैं बोर्ड के मेरे ख्याल चेयरमैन भी रहे थे आप उस ज़माने में, पंजाब क्रिकेट बोर्ड के आप। मैं MP बना पंजाब से, फिर वाइस चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट बोर्ड। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये जो क्रिकेट बोर्ड का मामला है, ये तो फेडरल का मामला है। अच्छा। फिर मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, और बेनजीर साहबा ने मुझे 2 दफा अपना एडवाइजर लगाया। लेकिन मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर, तमाम स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, इतना गंद है, तौबा इस्तग़फ़ार करें कि ये आप कभी पाकिस्तान में ठीक कर ही नहीं सकते। अच्छा। इतने लोग अपना कोर्ट में चले जाते हैं, ये हो जाता है। उसके बाद फिर इतने सीनियर लोग, इतनी इनकी जड़ें बनी हुई हैं कि आप करेंगे क्या अकेले वहां। तो उसमें फिर बोर्ड में, ये क्रिकेट बोर्ड में मैंने देखा कि इनके वो अपना इलेक्शन हैं, ये है। तो बहरहाल सर, ये तो सियासी हवालों से तो हमने देखा, लेकिन पाकिस्तान में एक और
भी ट्रेंड होता है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा ट्रेंड है। हम देखते हैं कि उमूमन लोग खिदमत खल्क़ की तरफ बहुत बढ़ते हैं, बहुत जज्बे से उस पर काम भी करते हैं। यकीनन हमने पाकिस्तान के मायनाज़ क्रिकेटर्स को भी देखा, अदाकारों को देखा, सिंगर्स को देखा, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसके तोफ़ैल बहुत खूबसूरती से चल रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आपने भी कुछ इस तरह का कोई काम आपने भी शुरू किया है, कोई ट्रस्ट आपने भी बनाया है, कुछ आप भी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मुख्तसरन उस पर ज़रा अगर आप रोशनी डालिएगा तो। नहीं, अभी तो देखें, ट्रस्ट उस तो इस तरफ तो मैंने नहीं बनाया, जी। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मैनचेस्टर में कोई दोस्त हैं और उसके बाद अपना लंदन में हैं, जी। उन्होंने अप्रोच कई दफ़ा मुझे किया है, जी। तो कि ये हम तो एक आइडिया निकला है कि ओल्ड पीपल ट्रस्ट बनाएं, जी। ओल्ड पीपल होम, जैसे इंग्लैंड में होता है, बिल्कुल। यहाँ इसी तरह पाकिस्तान में, क्योंकि ओल्ड पीपल का बेचारों को कोई पूछता नहीं ये, सही सही बात है। तो इस तरह और ये ये हमारे एक नई कोई चीज़ होगी, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें अमूमन नहीं होती। हमारे साथ एक बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, सरप्राइज़ हमें भी हुआ है, आज बहुत दिनों के बाद उनसे बात हो रही है। ऐसे एक दोस्त हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से भी काम करते हैं और इस्लाम चैनल को शुरू दिन से उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त एहसान शाहिद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहेल भाई, बहुत बहुत आपको बहुत आपका शुक्रिया। आपने एक बहुत अच्छे जो पाकिस्तान के स्टार को ये मौका दिया। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान भाई बहुत मायनाज क्रिकेटर हैं, मुख्तसरन मैं चाहूँगा क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब आज से कुछ अर्सा पहले कोविड स्टार्ट होने से पहले मेरी जो मेरे बड़े भाई हैं बहुत प्यार करते हैं, हमारा खानदानी तल्लक है, बुजुर्गों का तल्लक है, वसीम खालिद साहब, चौधरी वसीम खालिद साहब मियां चन्नू से, उन्होंने मुझे कहा कि हम तो यहाँ यूके में आ गए और हमारी तरह हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यूके से पाकिस्तान की और स्पेशली हमारा जो गांव, हमारा जो शहर है मियां चन्नू की बहुत सारी खिदमत कर रही है, हम अपने लेवल पे भी कुछ उसको करना चाहिए। तो हमने सोचा कि वहां पर चूंकि यूके का और मियां चन्नू का एक बहुत अच्छा लिंक है, हमारे यहाँ जो पहला लड़कियों का कॉलेज बना था उसके स्पॉन्सर जो हैं वो यूके के रेजिडेंट्स थे। ठीक। गुलाम हैदर वाही साहब ने ये वो लिया था इनिशिएटिव कि भी हम चूंकि तहसील भी नहीं थे मियां चन्नू, सब तहसील थी, तो तहसील लेवल पे तो लड़कियों का कॉलेज होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। तो उन्होंने प्राइवेट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर वो कॉलेज बनाया जो बाद में आज भी माशाल्लाह चल रहा है। तो हम ये सोचा कि जो ना मियां चन्नू के अंदर बाकी बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन वहां पर ओल्ड एज सेंटर कोई नहीं है, ओल्ड होम कोई नहीं है, जो वहां पर बहुत सारे मामला है डोमेस्टिक वायलेंस में, हमारे बच्चे जो बेरारवी का शिकार हो चुके हैं और जब एक ही घर में एयर कंडीशन होता है वो अपनी फैमिली के साथ सो जाते हैं, उसी फैमिली की जो अम्मा है या उनके बुजुर्ग हैं वो बाहर कहीं दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, ऐसे उनके बहुत सारे इशू हैं। तो एक ऐसा होम हो जिसके अंदर वो अपने दिन के 4-5 बहुत सही बात कर रहे हैं एहसान भाई। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम ये रोशनी डालें कि सरफराज नवाज साहब की इस हवाले से आपकी क्या खिदमत हैं? जी बिल्कुल, मैं वो यही कह रहा हूँ कि जब हमने ये आपस में सोचा तो हमें चाहिए थी कि हम कोई ऐसी सेलिब्रिटीज को साथ लेकर इसके लिए चलें कि जो हमारी आवाज बने, जो हमारा सहारा बने। तो जब ये बात हुई, हमने मोहतरम सरफराज नवाज साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तो ये दिल की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम किया जाए और उसकी अवेयरनेस दी जाए जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हो रहा। तो उन्होंने फौरन उसकी हामी भरी। तो आप समझ लें कि ये सारा जो सिलसिला है ये हमारे यही होंगे, सब कुछ एम्बेसडर होंगे मियां चन्नू। इसलिए हमने सोचा है कि हम मियां चन्नू हम बना सकते हैं, हमें फौरन बना सकते हैं। अगर हमें उसके लिए 100,000 पाउंड की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर जो बैरून मुल्क जो मियां चन्नू के लोग हैं वो माशाल्लाह बहुत साहिब हैसियत है, हम एक नमूने के तौर पर एक उनको बना के देंगे कि ये बन गया है। उसके बाद हम कबीर वाला देखते हैं, उसके बाद जिस शहर के लोग होंगे उन्हीं शहर के लोगों को अप्रोच करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वहां पर ओल्ड एज सेंटर बनेंगे। बहुत जबरदस्त जाता है जनाब सरफराज नवाज साहब को और वसीम खालिद साहब को जो भाई है मेरे। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने बहुत अच्छी तरह इस पर रोशनी डाली। सरफराज साहब अल्लाह ताला आपके इस मिशन में आपको कामयाब करें। हम दोबारा चलते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे, उस पर हम देखते हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि मुस्लिम लीग नून फिर पीपल्स पार्टी,
फिर आपने एक रिवर्स स्विंग कराई और आप एमक्यूएम में शामिल हो गए। मतलब ये क्या था, हुब्बे अली था, बुग़्ज़ माविया, क्या था ये सिलसिला, क्या था? मुख्तसरन अगर इस पे कुछ रोशनी डाले तो। नहीं देखें, एमक्यूएम में मैं इसलिए गया हूँ कि ये चेक करने के लिए कि पंजाबियों को जहाँ कराची या एमक्यूएम क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बड़ी चीज निकली थी कि बड़ी नफरत है, ये है वो है। तो अल्ताफ भाई से मेरी कुछ मुलाकातें भी हुई और उस वक्त फिर मैंने देखा कि मैंने जब ये इनसे कहा, अल्ताफ भाई ने मुझे कहा जी कि आप लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ें। मैंने उनको ये बात है की, मैं कही ये दोनों जगह से तो ठीक है, जुमानतें भी जब्त हो सकती हैं और यहाँ इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है एमक्यूएम का, तो मुझे एक सीट आप कराची से दें, विनिंग सीट, ताकि पंजाबियों को ये पता चले कि आपने ये पंजाबी को कराची से एक विनिंग सीट दी है और इलेक्शन जिता के एमक्यूएम की तरफ से असेंबली में पहुंचाया है। और उसके बाद फिर मेरी एक और डिस्कशन हुई, ज़हीर अब्बास के पीछे पड़े हुए थे ये कि आप ही अपना इलेक्शन हमारी तरफ से आए, ये करें। तो मैंने फिर अल्ताफ भाई को कहा मुझे पंजाब से दें और ज़हीर अब्बास को एमपीए की एक चीज दे कराची से, ताकि ये एक कॉन्सेप्ट बाहर निकले कि आप एमक्यूएम के अलावा पंजाबियों को भी कराची में एडजस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन वो मामला नहीं चला। फिर मैंने लाहौर और कराची अपना सीटें जो कराई थी तो विड्रॉ कर लिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट ये एक चले जिंदगी का ये भी तजुर्बा रहा और इस तरह का हुआ। सर हम थोड़ा सा ये देख भी रहे थे कि आपने जब रिटायरमेंट हुआ उसके बाद फिल्म स्टार रानी से, मरूमा से आपने शादी की और बहुत कामयाब शादी, बहुत अच्छा रहा, बहुत सिलसिला रहा। तो आपने उस वक्त भी नहीं सोचा कि मैं अदाकारी की तरफ चला जाऊं? वरना वो तो एक आपके लिए एक गोल्डन चांस था कि आप इंडस्ट्री की खातून के साथ शादी हुई थी आपकी। नहीं देखें, उस वक्त रानी बीबी की एक फिल्म के कॉन्सेप्ट हुई थी वो यूनुस मलिक के साथ। तो फिर उसने कहा जी कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं, कोई एडवांस 1 लाख दिया हुआ था उसको। तो यूनुस मलिक ने फिर मुझे घर में आया तो उसने मुझे कहा कि सरफराज साहब आप अपना भी फिल्म में आ जाएं और ये जो पैसे वापस कर रहे हैं तो आपको मैं हीरो ले लेता हूँ। अच्छा। मैंने उसको सोचा कि ये जो फिल्म में काम करना, आर्टिस्ट बनना एक मजाक नहीं है, इसमें 100 मूवमेंट होती हैं, सारा कुछ है। अब कोई क्रिकेटर के अपना एक्टर के मैं क्रिकेटर बन जाऊं तो ये ऐसा हर फील्ड में नहीं कुछ हुआ ना। मोहसिन खान साहब गए, एक्टर बने और बहुत से लोग गए। किरमानी, सैयद किरमानी ने फिल्मों में काम किया, मुख्तलिफ लोगों ने किया। तो एक चाहत तो होती है ना इंसान की फिल्म में अदाकारी करने की। नहीं ये तो मुझे खूबसूरत थे आप माशाल्लाह। बीबीसी में मैं जाता था तो वहां पे मुझे अपना ऑफर हुई ब्रिटिश ये अंग्रेजी फिल्म में। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड ए फ्लॉप हीरो। मैं जो अपना क्रिकेट में हूँ मुझे उधर ही रहने दें। इस दूसरा जो आदमी के पास अपनी चीज है वही चीज है, तो मैं इसलिए फिल्म लाइन में गया ही नहीं गया। अच्छा सर, अब आप थोड़ा क्रिकेट की तरफ फिर आते हैं। हम देख रहे हैं आज की क्रिकेट और पिछले 20, 25, 30 साल पुरानी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रंगो नूर का सैलाब आ गया है, मराहत हैं, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बहुत जो है सहूलतें दी जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये क्रिकेट का इससे फ़रोग होगा या असल क्रिकेट कहीं दब जाएगी इससे? देखें, जब मैंने क्रिकेट शुरू की 69 से पहले, पहला टेस्ट मैच में आपको बताता हूँ कि मुझे जो टेस्ट मैच में 15 रुपए रोज मिलते थे प्लेयरों को। 15 रुपए? उस 15 रुपीज पर डे, और घर से अपना आना जाना होता था। तो उसके बाद फिर ये बढ़ते गए। फिर एक मामला शुरू हुआ तो अपना जवाहर के दौर में मैंने जब पूछा कि एक रोजा मैच अब शुरू हो रहे हैं, तो आई वॉज वाइस कैप्टन। तो चौधरी मोहम्मद सैन साहब थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। मैंने उनसे पूछा जी कि एक रोजा में आप प्लेयरों को क्या देंगे? तो उन्होंने कहा जी आपने जो लेना ले लें, प्लेयरों की बात ना करें। तो मैंने चौधरी मोहम्मद सैन साहब को कहा कि
जो मुझे मिलेगा बाकियों को भी मिलेगा। उस वक्त उन्होंने इम्तियाज अहमद साहब थे अपना चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, उनको बुला लिया और मीटिंग मजीद शुरू हुई। तो मुझे इम्तियाज अहमद ने कहा यार आप प्लेयरों के क्या मामे लगते हैं, आपको जो अच्छा, चाहिए हाँ, आप ले लें। तो मैंने फिर बड़ी गर्मी खाई, मैंने कहा ये आप बदतमीजी कर रहे हैं हाँ, कि जो मुझे मिलेगा वही सबको मिलेगा। हाँ, मैं उठ के जाने लगा, चौधरी मोहम्मद साहब ने इम्तियाज को बाहर निकाल दिया अच्छा, कमरे से और मजीद इसका शुरू हुआ। हाँ, तो फिर उसके बाद ये मामला, मैंने कहा या तो आप अवाम को मुफ्त दिखाएं मैच, अगर आप चार्ज कर रहे हैं ठीक है तो फिर प्लेयरों को भी पैसे दें। तो एक तो फिर मैं इख्तलाफ पड़ गया, मैं इंग्लैंड आ गया, अच्छा, इंग्लैंड टीम पाकिस्तान थी, तो बड़ा इशू बना। फिर जियाउल हकीम साहब इन्वॉल्व हुए, प्रेसिडेंट जो जी, पाकिस्तान के थे, उन्होंने फिर वापस बुला लिया और पैसे बढ़ा दिए और ये सारा मामला लेकिन चला। सर आपने एक रिवायत डाली कि आपने जब रिटायरमेंट अनाउंस की तो उसके बाद आप फिर दोबारा आपने ज्वाइन नहीं किया, ये मतलब इससे पहले ऐसा चल नहीं रहा था, अमूमन होता ही था, लोग करते थे फिर आ जाते थे, लेकिन आपने एक अच्छी रीत डाली थी उस वक्त। नहीं देखें, वो उस वक्त फिर मैं जब अनाउंस किया कि जी मैं क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ, और उस वक्त मैंने देखा वसीम अकरम जो पिंडी में मैच खेल रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उस वक्त फिर मैंने देखा कि वसीम अकरम ने विकेटें ली हैं अच्छी भली। तो एक पुरानी अनारकली में फंक्शन हुआ क्रिकेट का, अच्छा, और मैं चूंकि सियासत में जा रहा था, तो वहां फिर मैंने ऐलान किया कि मैं वसीम अकरम की खातिर क्या बात है, रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, क्या और बात है, वसीम अकरम उसमें मौजूद था। तो अच्छा। इसने फिर बड़ा मुझे सर अप्रिशिएट आप किया। अपना एक बिल्कुल नुमाइंदा छोड़ के गए और उसने कामयाबी दिखाई। सर हम चलते हालांकि मैं जी आपको ये बता दूं जी कि न्यूजीलैंड की जो टीम आई हुई थी, मेरा टीम के टेस्ट टीम में नाम था 11 में। अच्छा, मैंने वो विड्रॉ करके कहा कि वसीम अकरम को खिलाएं। हालांकि फिर इमरान खान ने मुझे कहा कि 2 साल आप और क्रिकेट खेल सकती हैं तो मेरे साथ रहें। मैं कहा नहीं इमरान, ये प्लेयर मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं तो 2 साल खेलूंगा, ये 10 साल खेलेगा। तो और वो खेला और यही हुआ कामयाबी दिखाई, वो जी। किस तरह फतेहमंद हुए, आगे बढ़े। सर अब अगर और चीज़ देखते हैं कि आजकल पीएसएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, बिग बैश, बहुत सी लीग्स दुनिया भर में हो रही हैं, बहुत जैसे मैंने कहा कि पैसा भी है, मराद भी है, सहूलतें भी हैं, नुमाइंदगी भी है, इन सब में आप पाकिस्तान के पीएसएल को क्रिकेट के मेयार के हवाले से कैसा देखते हैं? आप कैसा समझते हैं कि पीएसएल फरोग वाकई क्रिकेट का एक जो है ना तूफान लेकर आ रहा है पाकिस्तान में? देखें इस साल जो पीएसएल मैंने देखी है जी, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। उससे पहले जो पीएसएल थी अच्छा, उसमें तो पाकिस्तानी प्लेयर इतने कामयाब नहीं रहे। इस दफा अब जो पीएसएल हुआ है कराची में, और उसमें आप देखें कि पाकिस्तानी प्लेयरों की ज्यादा परफॉर्मेंस है जी, जी, फॉरेन प्लेयरों से। तो इससे मैं कहूंगा पीएसएल ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग देख लें, पाकिस्तान की बैटिंग देख लें, तो मैं कहूंगा कि काफी अप्रिशिएट करने के काबिल है। उसके बाद जो कराची में पिचें बनी हैं, वो मैं कहूंगा कि बड़ी जबरदस्त पिचें बनी है फॉर एंजॉयमेंट, और प्लेयरों के लिए और बैट्समैनों ने जो परफॉर्मेंस की है, बॉलरों ने जो परफॉर्मेंस की है, ये मैं कहूंगा कि बड़ी कामयाबी है। सर और इसमें कोई मौजूदा किरदार आप देखते हैं मौजूदा क्रिकेट पीसीबी के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब की मुतहरिक शख्सियत, फाल शख्सियत का भी कोई किरदार देखते हैं? आप समझते हैं कि उन्होंने इसमें कोई रोल प्ले किया है? देखें उनका ये रोल है कि जो कोरोना का मामला चला हुआ था कि ये कोरोना हो गया, ये हो गया, उन्होंने ये कहा कि जितनी देर तक 11 12 8 9 प्लेयरों को कोरोना हो गया तो शायद कुछ चेंज करने, लेकिन उन्होंने 30 प्लेयरों को रखा हुआ है साथ कि 30 प्लेयर्स स्टैंड बाई हैं। तो उसमें कोई 15 खेल रहे हैं और बाकी स्टैंड बाई बबल में बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा प्लेयरों को कोरोना हो गया तो हमारे पास स्टैंड बाई प्लेयर हैं, वो फौरी तौर पे आ जाएंगे, तो पीएसएल हम इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी मैं कहूँ अचीवमेंट है। उसके बाद ये जो अब कराची में मैच हुए हैं, अब आइंदा ये लाहौर में शुरू जी, हो अब जाएंगे, कल से लाहौर में शुरू तो हो मैं जाएगा। कहूँगा कि ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हाँ, अब इंग्लैंड के प्लेयर काफी आ गए हैं,
उनका जो टूर खत्म लेकिन हुआ है। लेकिन सर एक बात ये कही जा रही है कि जो जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं वो शायद पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसी कोई बात है, या आप समझते हैं कि अपने अपने टाइम के सभी सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान में खुद टीम में सुपरस्टार्स की कमी नहीं है इस वक्त भी? नहीं, अब जो अभी कराची में आखिरी 2-3 मैच हुए हैं जी वहाँ पाकिस्तान में सुपरस्टार जो इंग्लैंड की टीम में हाँ, थे हेल्स वो भी आ थे, गए। सारे लोग खेल रहे हैं जी, वो बिल्कुल। काफी काफी हद तक आ गए जो वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे अभी हम्म और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, लेकिन इस तरह मैं कहूंगा कि बढ़ते जा रहे हैं। जी। जी अच्छा सर, अच्छा अब एक और सवाल उठता है, इतनी जो मराहत मिल रही है, इतनी सहूलतें मिल रही हैं, इतनी तनख्वाहें मिल रही हैं, पुरकशिश जो है वो तनख्वाहें हैं और बहुत अच्छी अच्छी सहूलतों के साथ अब क्रिकेटर खेल रहा है, पहले नहीं होता था, और अब क्रिकेट के रूल्स के हवाले से सख्तियाँ हैं, चेकिंग है, तो आप समझते हैं कि इससे जो मैच फिक्सिंग की लानत से छुटकारा हासिल किया जा सकेगा? काफी हद तक मेरा ख्याल है हो गया है और इसके ऊपर मजीद देखना रहेगा कि ये जाली जो चीजें होती हैं 2 नंबरी वो खत्म होनी चाहिए और हर प्लेयर के ऊपर जो आप अगर चीजें रखें, क्योंकि रमीज राजा भी कमेंटेटर भी रहा है, प्लेयर भी रहा है और उसको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा अपना अंडर प्ले कर रहा है, तो ये चीजें बदल दी जाएंगी और काफी हद तक मेरा ख्याल है इसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। जी अच्छा सर, इस वक्त हिंदुस्तानी क्रिकेट कुछ टीम जो है वो शेक हुई है, ऐसा लगता है आपको कि वो जो पाकिस्तान ने उनको हराया था उसके बाद से कुछ दरारें पड़ी हैं, या वहाँ कुछ टीम में कुछ फुकदान नजर आ रहा है इस वक्त जो यूनिटी का? यूनिटी का ये फुकदान है कि इन्होंने जो अपना उनका कैप्टन था कोहली को जबरदस्ती फारिग कर दिया ओडीआई से, कैप्टन से, और उसके बाद ये सारी चीजें चेंजेस जो हुई हैं और उसके बाद मैं ये देखा है कि इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है जी वो इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं रही। सही, 5, 6, 7 ये जो बैट्समैन होते थे बीच में वो बीच में नहीं खेल पा रहे हैं। आके हाँ, सही बात है, बड़ा ये बात स्कोर सही कही कर आपने सर। बिल्कुल बचा लेते थे। आखिर में एक सवाल पूछूंगा, बिल्कुल 2 मिनट रह गए मेरे पास, के 24 बरस बाद लगभग ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? इंशाल्लाह आ रही है ना, ये तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अभी तक तो आ रही है। नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया 18 प्लेयर उनके टीम के वो जो हैं कैप्टन भी कमिंग्स को कैप्टन है और वाइस कैप्टन स्मिथ है, इस तरह बाकी प्लेयर भी टॉप प्लेयर जो हैं वो आ रहे हैं अपना पाकिस्तान। और 4 तारीख को जो ऐलान हो गया है कि पहला टेस्ट मैच होगा यहाँ रावलपिंडी में। जी जी, और उसके बाद जो सारा शेड्यूल का ऐलान हो गया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सारी चीजें कहा है जी कि वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये मैं कहूँगा पाकिस्तान बोर्ड की बड़ी कामयाबी है जी कि 24 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक्सेप्ट कर लिया आना, उसके बाद फिर इंग्लैंड टीम ने आना था वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो दोबारा एक्सेप्ट कर लें। और अभी तो आप देखें वेस्ट इंडीज भी होके गई है। हाँ, अब तो आ रही है, अब तो क्रिकेटर्स आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, एक नॉर्मल क्रिकेट शुरू हो गई है जी, रिगार्डलेस ऑफ दिस कोरोना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए। सरफराज नवाज़ साहब एक बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला इनका साया हमारी मुल्क पर, हमारी पाकिस्तानी टीम पर साया इसी तरह रखे। इन्होंने रिवर्स स्विंग को ईजाद किया और ईजाद करके जिस तरह के इन्होंने मेरे प्रोग्राम में बताया कि वसीम अकरम को बाकायदा एक तकरीब में उन्होंने कहा कि अब मैं वसीम अकरम आ गया है और मैं इसको ये सौंप के जा रहा हूँ, और फिर वसीम अकरम ने भी उसका हक़ अदा किया। वसीम अकरम ने भी साबित किया, वक़ार यूनुस ने भी साबित किया कि वो सरफराज नवाज़ के सच्चे जानशीन साबित हुए। बहुत अच्छी कारकर्दगी आप सब जानते हैं दोनों डब्लूज़ के हवाले से, लेकिन उनकी जो असल जो इमारत, जो तामीर, जो बुनियाद थी वो सरफराज नवाज़ थे। मैं दिल की गहराइयों से सरफराज नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।